नमस्कार, आदाब, हेलो। मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र गोयल, एक बार फिर पिम्स पॉडकास्ट सीरीज में। और आज जो शख्सियत हमारे बीच में बैठे हैं वो मेडिकल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। 15 साल का अनुभव रखते हैं और क्या कहूँ इनके बारे में कि सिर्फ पिम्स ही नहीं, उसके अलावा पहले टाटा मेमोरियल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। JLN हॉस्पिटल जो कि अजमेर में है, वहां भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और बहुत ही बड़ा अनुभव रखते हैं मेडिकल के क्षेत्र में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज डॉक्टर कमलेश शेखावत के बारे में। आपका स्वागत है मैम। नमस्कार। ये आज मेडिकल में सिर्फ एक नाम नहीं है, पिम्स में कह सकते हैं कि एक बैकबोन की तरह है और मेडिकल के सारे इश्यूज, मेडिकल के सारी प्रॉब्लम्स और हॉस्पिटल से जुड़ा हर एक एंडेवियर्स आज हैंडल करते हैं। तो मैम, आज सिर्फ आपका स्वागत ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपकी मेडिकल जर्नी अब तक कैसी रही है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। देखिए, मेरी जो मेडिकल जर्नी है वो 2002 में शुरू हुई थी और उसमें मैंने ये देखा कि जो पेशेंट्स हैं उनको, या पेशेंट नहीं कहकर के अपने सोसाइटी में जो मेडिकल की जरूरत है, किस तरह के पेशेंट अपने पास आते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तभी मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को डॉक्टर बनना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में मैंने देखा कि मेरा जो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में रहा, तो वहाँ पे कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, इतने डिफिकल्ट केसेस आते थे कि हेड नेक कैंसर है, GI कैंसर है, लीवर का कैंसर है, गुर्दे का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, जिनको कि डील करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो इस तरह के चुनौतीपूर्ण केसेस को करने में हमें भी अच्छा लगता है और पेशेंट सही होके जाता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद में मैं पिम्स में आई, तो पिम्स में भी मेरा एक्सपीरियंस मेडिकल का काफ़ी अच्छा है। उसमें मैंने ICU सेटअप से मैं आपकी बात करूंगी कि ICU में इतने सीरियस पेशेंट जिनको कि अगर सही टाइम से ट्रीटमेंट मिल जाए तो शायद अपन उनको एक नया जीवन दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने काफ़ी डिफिकल्ट केसेस हैंडल किए हैं। शुरुआती सवालों में यही एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया कि अब आपकी जर्नी पिम्स में है, कभी आप दूसरे हॉस्पिटल्स में भी रहे थे, तो आज अपना करियर पिम्स में ही क्यों? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पिम्स में ही क्यों। देखिए, पिम्स में हम जो यहाँ पे हैं वो हमारे चेयरपर्सन मिस्टर आशीष अग्रवाल जी का जो विजन है, जो उनका मिशन है, वो हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि उनकी जो मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है कि पिम्स में जो पेशेंट आ गया है वो बिना ट्रीटमेंट के नहीं जाएगा, चाहे आपके उसके पास में पैसा हो या नहीं हो। तो ये डॉक्टर के लिए भी एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि हमें सिर्फ पेशेंट के इलाज पे कंसंट्रेट होना है, हमें कोई मतलब नहीं है कि पेशेंट के पास मनी है या नहीं है। तो ये जो बात है आशीष जी की, वो हमें अदर लोगों से डिफरेंट भी बनाती है। तो ये हमारा मिशन भी है। और विजन अगर मैं अपना बोलूं पिम्स का, तो वो ये है कि आगे आने वाले टाइम में हम रोबोटिक जैसी सर्जरी लाने का भी प्लान कर रहे हैं, जो कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, और रेडियोथेरेपी का सेटअप भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उससे क्या है, पेशेंट को इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैंसर आज एक इतनी बड़ी बीमारी हो गई है कि जिसको एक ही छत के नीचे पेशेंट चाहता है कि उसको सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल। कई रोगियों को आज की डेट में पिम्स मुफ्त में इलाज देता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हेल्थ स्कीम्स क्या क्या चल रही है अपने यहाँ पिम्स में? देखिए, अपने यहाँ पे पिम्स में राजस्थान गवर्नमेंट की एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं वो सभी अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे RGHS है, CGHS है, ECHS है, जननी सुरक्षा योजना वाली स्कीम्स हैं, डोट्स स्कीम्स हैं, ICTC हैं, STD प्रोग्राम्स हैं। तो इस तरह की जो सभी अदर स्कीम्स हैं, लेप्रोसी प्रोग्राम है जिसको अपन कुष्ठ रोग कहते हैं, जो कि आजकल लोगों को पता भी नहीं है कि उसका इलाज फ्री में हो रहा है। तो ये सारी स्कीम्स अपने यहाँ पे अवेलेबल हैं। फैमिली प्लानिंग स्कीम्स भी अपन फ्री में कर रहे हैं। एंड जो आई स्कीम्स है, विजन 22, वो भी विजन 2020, वो भी अपने यहाँ पे फ्री में इलाज करते हैं अपन मोतियाबिंद का। एंड अदर जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की सारी स्कीम्स अपन प्रोवाइड करवाते हैं। रोगी यानी जो भी गांव के स्पेशली जो लोग हैं, वो आकर कहते हैं कि ऐसी स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट निकालती तो है, लेकिन हॉस्पिटल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर ही देते हैं। क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए, ऐसी प्रॉब्लम अदर इंस्टीट्यूट में होगी उसका मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने इंस्टीट्यूट की गारंटी लेती हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट में जो स्कीम्स हैं
उसी स्कीम में हम उसका इलाज करते हैं। इवन मैंने ये देखा है कि जो चिरंजीवी और माँ योजना है उसमें काफी सारे पैकेजेस अवेलेबल नहीं है जो कि गवर्नमेंट रिजर्व हैं। वो नहीं होते हुए भी हम उन पेशेंट का फ्री में इलाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास उस स्कीम के नाम से आ गए हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस लेना हमारे पिम्स की उसमें नहीं है। न्यूरो डिपार्टमेंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल का, तो उसका ट्रीटमेंट पिम्स में किस तरीके से अवेलेबल है, इसके बारे में बताएं। देखिए, न्यूरो डिपार्टमेंट एक बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें हमें न्यूरो सर्जन की भी जरूरत होती है और न्यूरो फिजिशियन की भी जरूरत होती है। दोनों ही अपने यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब जो न्यूरो सर्जन है वो न्यूरो सर्जरी रिगार्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। सपोज किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है या स्पाइन का ट्यूमर हो गया है या फिर स्ट्रोक हो गया है, स्ट्रोक जैसे कि ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट है वो न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत आते हैं। और जो न्यूरो फिजिशियन है उसमें जैसे स्ट्रोक के पेशेंट है जिनको कि पैरालिसिस हो गया है या जो एम्बोलाइजेशन की वजह से कुछ इन्फाक्ट हो गए हैं, मिर्गी जैसा है, ताड़ आ गई है किसी पेशेंट को, या फिर कंजेनाइटली भी बच्चों को पर देखिए कि कंजेनाइटल मीन्स जन्मजात जो विकृतियां हैं वो भी न्यूरो की काफी सारी हैं। तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि कहाँ जाना है। तो उसके लिए मैं सभी सोसाइटी से ये कहना चाहूंगी कि जो न्यूरो की विकृतियां हैं उसके लिए आप न्यूरो डिपार्टमेंट से मिले। उसमें न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन दोनों का कंबाइंड काम होता है। जनरली देखा गया है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर काफी कॉस्ट बैठती है। जब पेशेंट आता है तो मतलब कोई कोई ट्रीटमेंट लाखों में भी चला जाता है, तो पिम्स इसमें क्या सुविधा उपलब्ध करा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही बात है क्योंकि न्यूरो एक कॉस्टली डिपार्टमेंट है। लाखों, 2 लाख 3 लाख का खर्चा चला जाता है। उससे फैमिली के ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन आता है। उससे कभी कभी तो फैमिली की पूरी जो ये है जमा पूंजी वो खत्म हो जाती है। पर अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है। अपने यहाँ पे अगर स्कीम्स में ट्रीटमेंट है तो वो स्कीम्स में हो जाएगा, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है या इंश्योरेंस है। अगर फिर भी पेशेंट के पास में स्कीम्स नहीं है, सपोज उनके पास कोई कार्ड नहीं है या इंश्योरेंस में नहीं है या वो कोई गवर्नमेंट स्कीम के साथ में नहीं आया है, तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको 25,000 में ट्रीटमेंट अवेलेबल करवा देंगे। करवाते ही हैं, एक्चुअली करवा देंगे नहीं। और फिर भी बिल्कुल गरीब है कि नहीं, कुछ भी नहीं दे पा रहा है, तो हम उसका चैरिटी कर देते हैं। बहुत ही खुशी की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी कम कॉस्ट पर जो इलाज लाखों में होते हैं वो आज की डेट में आप देखिए कि कुछ हजारों में जो है वो पेशेंट के लिए अवेलेबल है। ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। लाइलाज बीमारी कैंसर एक भयानक एक्सपीरियंस है हर इंसान के लिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट तो विदेशों में भी अवेलेबल बहुत मुश्किल से हो पाता है। कोई पेशेंट, बहुत कम ही वो रेशियो है कि पेशेंट ठीक हो पाते हैं। ऑन्को डिपार्टमेंट आज वो किस तरीके से डेडिकेटेड है पिम्स में, जरा बताइए हमें। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने कि जो कैंसर है वो एक लाइलाज तो नहीं करेंगे, इट इज द क्योरेबल डिजीज। तो अगर सही टाइम से पेशेंट अपने पास में आ जाता है तो अपन उसको क्योर कर सकते हैं। अब किस किस तरह के कैंसर की ट्रीटमेंट अपने यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अभी मोस्ट कॉमनली जो हेड नेक कैंसर है, हेड नेक कैंसर में जैसे ये बक्कल म्यूकोजा जिसको अपन मुंह का कैंसर बोलते हैं, मुंह के अंदर गांठ बन गई है, टंग मतलब जीभ के ऊपर कोई कैंसर हो गया है, गले का कैंसर है, सांस की नली का कैंसर है, खाने की नली का कैंसर है, अंदर अपन जो इंटेस्टाइन जो अपना पाचन तंत्र जिसको कहते हैं उसका कैंसर है, और अपन कहें गायनेकोलॉजी में मतलब जो महिलाओं का विभाग है उसमें देखें तो सर्विक्स का कैंसर काफी कॉमन चल रहा है, ओवरी का है, यूट्रस का कैंसर है, गुर्दों का कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है जिसको कि अपन पेशाब की थैली कहते हैं, उसके कैंसर काफी सारे हैं। तो अगर पेशेंट अपने पास में सही टाइम से आ जाता है, जल्दी आ जाता है, उसको कुछ सिम्टम नहीं आए उससे पहले ही, तो अपन उसका ऑपरेशन करके उस ट्यूमर को निकाल देते हैं और फिर उसके बाद में उसको कीमोथेरेपी दी जाती है और रेडियोथेरेपी दी जाती है। तो सही टाइम से अगर अपन उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो पेशेंट बिल्कुल क्योर हो सकता है। पर हाँ, एडवांस में अगर आता है तो एडवांस में भी अगर ठीक है कि लाइलाज है तो अपन उसको पैलिएटिव थेरेपी देते हैं, मतलब उसको पेन नहीं होने देंगे, स्मूथली उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अभी आपने पैलिएटिव थेरेपी की बात की, क्या आपने बताया पेन लेस जो है ये कैंसर का ट्रीटमेंट है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पैलिएटिव थेरेपी अपन देते हैं एडवांस स्टेज ऑफ द कैंसर में। एडवांस स्टेज का मतलब है कि अब पेशेंट के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसमें फैमिली भी परेशान है कि
क्या करें, कैसे करें। तो उसमें क्या है ना, पेशेंट का खाने की दिक्कत है तो अपन उसको खाना किस तरह से दिया जाए। अगर अपन नली से दे सकते हैं, खाने के नली से, तो अपन खाने के नली से खाना देते हैं। खाना देना है उसको पेनलेस, पेन हो रहा है कहीं पे तो अपन पेन का ट्रीटमेंट कर देते हैं उसका। फ्लूइड डेफिसिट है तो फ्लूइड दे दिया पेशेंट को। तो मतलब उसमें पूरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है एक्चुअली। ऑक्सीजन की डिमांड है तो ऑक्सीजन दे दी। तो ये पूरा ट्रीटमेंट की जो जो सिम्टम आ रहे हैं उन्हीं को ट्रीट करना। जो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो अपन उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, चाहे अपन मास्क से दें, बाईपैप से दें, उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़े। अगर पेशेंट बोल रहा है मुझे दर्द हो रहा है तो अपन दर्द का ट्रीटमेंट करेंगे। पेशेंट बोलेगा मेरे को खाने में दिक्कत आ रही है तो अपन उसको खाने के अल्टरनेटिव ऑप्शन देंगे कि नली के थ्रू हो सकता है, यहाँ पे अपन ने जेजुनोस्टोमी ट्यूब बना दी तो उसके थ्रू अपन खाना देंगे पेशेंट को और उसको कंप्लीटली रेस्ट देते हैं। जनरली डॉक्टर्स कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज में जब कैंसर जब फर्स्ट स्टेज में हो तो उस वक्त पर अगर पेशेंट आ जाए तो बहुत आसानी से क्योर हो जाता है, लेकिन पेशेंट्स का जनरली कहना होता है कि फर्स्ट स्टेज में तो पता ही नहीं चला। तो ऐसे कैसे पहचान में आएगा कि कैंसर है और किस तरीके से फिर उसका ट्रीटमेंट होगा? देखिए, मेरा इसमें तो ये है कि अपने को खुद ही अवेयर रहना है, मतलब सोसाइटी को अवेयरनेस बढ़ाना है। एक तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं कि किस किस से कैंसर, रिस्क फैक्टर मतलब कोई भी कैंसर के लिए कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर होता है। सपोज हेड नेक के लिए अपन आ जाइए, तंबाकू खाना, स्मोकिंग करना, तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन पे अपने को ध्यान देना है। अगर उसमें कोई काम कर रहा है, सपोज अपन कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो इस तरह के कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको अपने को स्क्रीन करना है। मतलब वो आकर के टाइमली, उसको नहीं पता है कि मेरे को कैंसर होने वाला है, पर उसको टाइम टू अपना चेकअप करवाना है। हेल्थ चेकअप इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसेंट एरा कि आपको हेल्थ चेकअप एवरी 6 मंथ पे करवाना ही है। आप आके मिलिए डॉक्टरों से, आपका क्या जा रहा है कि यू हैव टू टेक द एडवाइस टू द कंसल्टेंट कि ऐसा हो सकता है क्या, या मैं किसी की सेडेंटरी लाइफ है, बैठे ही रहते हैं, कुछ काम नहीं करना है, या फिर किसी का बैठे बैठे ही काम है, तो उनको भी अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाना चाहिए। पिम्स हॉस्पिटल हेल्थ चेकअप के लिए क्या क्या स्कीम्स चलाता है? क्या हेल्थ चेकअप यहाँ रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होता है? हेल्थ चेकअप के लिए भी कोई प्राइस है? देखिए, हम मंथ के एवरी वीक, मंथ का मतलब या तो फर्स्ट वीक रख लिया हमने या फिर लास्ट वीक रख लिया, एवरी मंथ के हम एक वीक में हेल्थ चेकअप का कैंप लगाते हैं। तो उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं पेशेंट का, नेसेसरी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी प्रोवाइड करते हैं, और उनको रेफरल अगर लगा कि कुछ फाइंड आउट हुआ है इन्वेस्टिगेशन में तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रेफरेंस भी करवाते हैं, और उसमें उसको एडवाइस भी कर देते हैं कि आपको फॉलोअप में कितने दिन बाद आना। मानते हैं कि कैंसर और उसका इलाज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी रहता है, परिवार घबरा जाते हैं कि इसका इलाज जो है वो कैसे कराएंगे, बहुत पैसा लग जाएगा। हमारे यहाँ उस ट्रीटमेंट में कितनी कॉस्टिंग बैठती है? हाँ, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा बर्डन आता है फैमिली पे, चाहे वो बच्चे के लिए हो, बूढ़ों के लिए हो, या फिर किसी भी एल्डरली के लिए हो, मेल के लिए हो, फीमेल के लिए हो। फाइनेंशियल बर्डन से फैमिली बिल्कुल ठप हो जाती है। फैमिली को लगता है कि अब क्या करें, तो उसमें एक सस्ता और अच्छा इलाज प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर पिम्स उमराड़ा में मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल बोथ द ट्रीटमेंट बहुत ही मिनिमम दरों पे अवेलेबल है। मैं आपको क्या कहूँ कि पहले तो स्कीम में ही हो जाएगा, स्कीम में कोई हिडन चार्जेस नहीं है। फिर भी अगर किसी पेशेंट के पास में स्कीम की कोई योजना है नहीं या कोई इंश्योरेंस पैकेज नहीं है तो अपन 25,000 to 30,000 में उसको सब करके दे देते हैं, उसके अलावा कोई हिडन चार्ज नहीं लेते हैं। इनफैक्ट कैंसर जैसे जबरदस्त बीमारी के अंदर भी जिसमें कि लाखों करोड़ों रुपए, इनफैक्ट बहुत पैसा लगता है इसमें, तो इतनी कम कॉस्टिंग में कैसे? देखिए, इतनी कम कॉस्टिंग में कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे जो चेयरपर्सन का विजन क्या है कि उनको पेशेंट को ट्रीट करना ही है, उनको कॉस्टिंग से कोई मतलब नहीं है। आपके पास पेशेंट आ गया है, वो लाइलाज नहीं जाएगा, उसका इलाज होके जाएगा। तो हम कोस्ट टू कोस्ट भी कर देते हैं। जितना ट्रीटमेंट आया है हमें पेशेंट से कोई पैसा नहीं चाहिए, जितनी उसकी दवाई आई है कोस्ट प्राइस पे अपन उसको अवेलेबल करवा देते हैं। बिग थैंक्स टू आशीष अग्रवाल सर एंड शीतल अग्रवाल मैम, जो कि आज देखिए कैंसर के, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत क्लोजली देखा है कई पेशेंट्स को जो कैंसर नॉन क्यूरेबल जो स्टेज पर आ गए थे, तो उसमें भी देखा है लाखों लाखों रुपए दिन के चले जाते हैं।
लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना बड़ा विजन वो लेकर यहाँ पर आज बैठे हैं कि एक बार अगर पेशेंट आ गया तो वो इलाज के बिना यहाँ से नहीं जाएगा, और उसके पास भले ही पैसे हो या ना हो। तो उसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ आपको। मॉडर्न एरा में बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है प्लास्टिक सर्जरी, और कुछ लोग तो ऐसे ही करा लेते हैं। प्लास्टिक सर्जरी की क्या सुविधा आज पिम्स दे रहा है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो जो कंजेनिटल एनोमलीज वाले बच्चे आते हैं, जिनके कि यहाँ से होंठ कटे हुए हैं, तालू कटा हुआ है, तो सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे पास वो आते हैं। क्लेफ्ट लिप पैलेट जिसको कहते हैं, या फिर भगवान ने ही कुछ डेफिसिट करके भेजा है तो उसको कैसे सही करना है, या फिर बर्न के स्कार्स हैं, या मुंह के कुछ घाव वगैरह हो गए हैं इस तरह के, या फिर लाइपोसक्शन जैसे हैं। तो इस तरह की जो सर्जरी अपने यहाँ पे कॉमनली होती है, तो उसमें अपन देखें कि स्कीम्स में भी हम लोग ये सभी सुविधाएं उनको देते हैं विदाउट एनी हिडन चार्जेस। और जैसा कि मैंने अदर सर्जरीज पे बताया है कि प्लास्टिक सर्जरी के चार्जेस भी हम 20 to 30,000 में कंप्लीट खत्म कर देते हैं। एक और बहुत क्रिटिकल बीमारी, गुर्दे की बीमारी, जिसका ट्रीटमेंट लेने के लिए लोग बहुत इधर उधर भागते रहते हैं, और कई बार लोग परेशान भी होते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और बार बार प्रॉब्लम्स भी आ रही है। तो इस बीमारी के इलाज के लिए क्या सुविधा आज पिम्स मुहैया करा रहा है? देखिए, गुर्दे की जो बीमारी है, इसका एक पूरा डिपार्टमेंट है अपने यहाँ पे, जिसको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। तो गुर्दे की बीमारी में ऐसा आता है कि जैसे स्टोन्स हो गए हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि अच्छा मेरे को तो किडनी में पथरी हो गई है, या प्रोस्टेट की बीमारी हो गई। हालांकि पेशेंट को ये पता नहीं होता कि उसके ऊपर वो ये कंप्लेन ये करता है कि हाँ मैडम राइट साइड में दर्द हो रहा है, या लेफ्ट साइड में मेरे को बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, या मेरे को पेशाब नहीं आ रहा है। तो इस तरह की जो बीमारियां उनको वो सारी अपने मतलब पेशाब की थैली की जो भी सब चीजें हैं, और किडनी की जो भी बीमारियां, वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आती हैं। और इसकी भी सभी तरह की जो सर्जरी है, जिनको कि अपन PCNL बोल देंगे, URS बोल देंगे, तो वो एक मेडिकल टर्म में आ जाता है। मैं कहूंगी कि आपको कि किडनी की पथरी को हटाने का ऑपरेशन अपने यहाँ पे बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ में 10 से 15,000 रुपए में अपन कंप्लीट कर देते हैं, अगर पेशेंट स्कीम्स में नहीं है तो। कैंसर को लेकर एक भ्रांति भी फैली हुई है, या सच्चाई माने तो, कि जैसा इंटरनेट पे भी अधिकतर आजकल बोलबाला हो रहा है कि प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, प्लास्टिक की बोतल में ही हम लोग पानी भी पीते हैं, खरीद रहे हैं हम, बल्कि कहते हैं कि रेगुलर अगर इसका यूज किया जाए तो कैंसर हो सकता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, हम जो डॉक्टर्स तो एक्चुअली क्या है ना, काम करते हैं एविडेंस बेस्ड। तो अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, या अभी कोई स्टडी अभी हमने इस पे चालू नहीं करी है। पर हाँ, मुझे ये लगता है कि ज्यादा बेटर होगा कि हम जो पुराने जमाने में यूज करते थे, जैसे मटके का पानी है, अपन खुद भर के ले जाते थे, या अपन जो पुरानी, अभी क्योंकि जितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उतनी ही काफी बीमारियां हो रही हैं। मॉडर्नाइजेशन देखें तो अपन देखिए, आप लोग बैठे ही रहते हैं, AC का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, तो उससे भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, मतलब फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, या काफी सारे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। तो अपन अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क फैक्टर किसके लिए क्या है, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, कि वो प्लास्टिक की बोतल से है, या पेस्टिसाइड से है, या पोल्यूशन से है, या हमारे पिज्जा खाने से, जो आप जिसको जंक फूड कहते हैं, उसकी वजह से है, जिसमें कि मैदा का काफी यूज हो रहा है। तो वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस कि किससे क्या हो रहा है। तो इसके लिए तो एक बड़ी स्टडी चाहिए टू परफॉर्म दिस, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स अभी हैं। आपकी मेडिकल स्टडी और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पूछना चाहूंगा कि सुनने में आया था, जैसा कि इंटरनेट पे बताते हैं कि कोई कंट्री, मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा, कोई कंट्री पूरा क्योर कैंसर का ढूंढ चुकी है, लेकिन जानबूझ के उसे लोगों के सामने इसलिए नहीं लेकर आती क्योंकि लोग इस पर बहुत पैसा बहा रहे हैं, ऐसा कुछ है। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो सब भ्रांतियां मुझे लगती हैं, क्योंकि अभी हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कैंसर का अपन डेफिनेटली क्योर अवेलेबल है, क्योर है, पर वो किस स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे अपने पास पेशेंट आ रहा है। एडवांस स्टेज पे पेशेंट आ रहा है तो ऐसा कोई क्योर अवेलेबल है, ऐसी मेरी कोई जानकारी में नहीं है। दिल की बीमारी, अब ये मुझे ऐसा लगता है कैंसर के बाद जो सबसे ज्यादा आज भारत ही नहीं विश्व में भी इसके बारे में ही सबसे ज्यादा बात होती है। तो आखिर हार्ट अटैक्स और हार्ट से जुड़ी हुई जो ये प्रॉब्लम्स है, कोई कोलेस्ट्रॉल की बात करता है, कोई लैक ऑफ एक्सरसाइज की बात करता है, एक्चुअल में इस बीमारी से कैसे बचा जाए?
देखिए, किसी भी बीमारी से बचने के लिए एक्चुअली हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स रिगार्डिंग आजकल की जो लाइफ स्टाइल देखें तो वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। आदमी बैठे बैठे ही काम करता है। पहले था कि अपने पास में काफी लेबर टाइप का अपन काम करते थे कि अच्छा चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। आजकल वैसा नहीं है। सेकेंड अपन आए अपने खान पान के ऊपर। खान पान में देखिए कि लोग आजकल फास्ट फूड बहुत खाते हैं। प्रिफरेबली हमें घर पे बना हुआ खाना खाना चाहिए, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। फिर आप देखेंगे कि हाई कोलेस्ट्रोल क्या चीज है, उससे काफी लोग डर जाते हैं। तो वो सेम इसीलिए है कि हाई कोलेस्ट्रोल है कि एक्सेसिव फैट का लेना। तो एक्सेसिव फैट कैन कन्वर्ट इनटू द कोलेस्ट्रोल। फिर जो कोलेस्ट्रोल अपनी बॉडी में बढ़ गया है वो एक तरह से खराब फैट ही मानेंगे अपन उसको, जो अपनी धमनियों में जमा हो जाता है, ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है। और वो ब्लड वेसल्स में जमा होने की वजह से फिर उसके कई सारे चीजें कि हार्ट अटैक आ गया है, अदर ऑर्गन्स पे भी उसका फर्क पड़ता है। एक बार अगर हार्ट की डिजीज हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स होते हैं वही कर पाते हैं। तो पिम्स इसके बारे में क्या सुविधा दे रहा है? सर बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका, क्योंकि पिम्स के पास पूरा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में अपने पास में फिजिशियन जिसको अपन कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और एक CTVS सर्जन जिसको अपन कार्डियो थोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जन। तो कार्डियो थोरेसिक वेस्कुलर सर्जन का एक काम होता है कि वो CABG, एम्बोलेक्टमी, इस जिसको अपन बाईपास सर्जरी कहते हैं। अगर पेशेंट को बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो अपना कार्डियो थोरेसिक सर्जन विल हैंडल देम। और कार्डियोलॉजिस्ट अपना काम करेगा कि अच्छा एक वेसल में कहीं थ्रोम्बस बना हुआ है, जो कि अपन एंजियोग्राफी से अपने को पता चलता है, और उसके बाद में अपन ट्रीटमेंट देते हैं उसको एंजियोप्लास्टी। हार्ट में कभी वॉल आ गया है, बच्चों के जैसे कंजेनेटली बच्चे पैदा हुए उनके हार्ट में छेद है, जो अपन कहते हैं कि दिल में छेद है, तो उसका भी ट्रीटमेंट अपने यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट एज वेल एज द कार्डियोथोरेसिक सर्जन मिलके करते हैं। पीडियाट्रिक सर्जरी यानी कि 15 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जो क्रिटिकल सर्जरी है, जैसे कि ट्यूमर हो गया, पीछे गांठ हो गई, या फिर उन्हें जो है वो लेटरिन ना आना क्योंकि उनका शायद होल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर उनके आंतों में अगर कोई समस्या है, वो छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं वो बाहर निकाल देता है, तो उसकी सर्जरी यहाँ पर किस तरीके से अवेलेबल है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अपने यहाँ पे पूरा पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट सेपरेट है, और पीडियाट्रिक फिजिशियन इज ऑल्सो अवेलेबल एंड कंप्लीटली NICU PICU फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। इस तरह के जो कंजेनेटल एनोमली के साथ या जन्मजात विकृति वाले बच्चे आते हैं, जिनके पीठ पे कोई ट्यूमर बना हुआ है, या आंतों में कुछ गड़बड़ है, या बच्चे आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन जिसको कह सकते हैं, उस तरह के जो बच्चे आते हैं वो भी सर्जरी अपने यहाँ पे मिनिमम दरों में अवेलेबल है। इवन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट मैं बोलूँ कि दरें ही नहीं है, फ्री है, निशुल्क अपन सुविधाएं देते हैं, क्योंकि बच्चों का एक बहुत ही क्रिटिकल मैटर है और मदर फादर भी बहुत ही टेंस रहते हैं कि मेरा बच्चा सही हो जाए। तो अगर कोई भी बच्चा हमारे यहाँ पे आ जाए, हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। इट इज द कम्प्लीटली निशुल्क सुविधा है। सर्जरी भी उनका PICU में कोई चार्ज नहीं लगेगा, NICU में कोई चार्ज नहीं लगता है, हम बिल्कुल फ्री देते हैं। छोटे बच्चों के माता पिता को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। बच्चा हमारे लिए भगवान का रूप भी है, साथ ही साथ में हमारे लिए सब कुछ है। तो अगर कोई भी सर्जरी या कोई भी इलाज अगर यहाँ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, यहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल उमरडा में अवेलेबल है। आप यहाँ पर इसके लिए जरूर आए। छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको शुरुआत में ही दिखाई देती है तो एक बार आके चेकअप करा लें। हो सकता है कि वो बच्चा किसी बड़ी विकृति से सही समय पर बच जाए। गायनिक तो मैं क्या कहूँ, पिम्स के अंदर मैं खुद देख कर आया हूँ, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। गांव से भी कई लेडीज आती है तो उनको बहुत अच्छा इलाज यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन स्पेशल केसेस की अगर मैं मैम बात करूँ, स्पेशल केसेस जैसे कि ताड़ आ जाना या फिर हीमोग्लोबिन कम होना, कई बार अनकॉन्शियस हो जाना, जो प्रसूता जो है वो सही समय पर सही रिएक्ट ही नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए किस तरीके की सुविधाएं पिम्स आज की डेट में दे रहा है, कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? देखिए, गायनी एक बड़ा डिपार्टमेंट है, तो उसको हम ओप्स और गायनी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओप्स में जो भी डिलीवरी वाली लेडीज हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनका इलाज किया जाता है। तो जो क्रिटिकल फीमेल्स है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, अपने गांव में तो ध्यान ही नहीं रखते हैं कि प्रॉपर तरीके से आयरन टेबलेट्स लेना उनके उसमें हैबिट में ही नहीं है, तो 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम पे पेशेंट अपने यहाँ पे आते हैं। तो उनको इवन अगर ब्लड भी अवेलेबल नहीं है या उनके रिलेटिव नहीं दे पाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो हम खुद यहाँ से उनको ब्लड अवेलेबल करा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा गायनी डिपार्टमेंट निःशुल्क है। या फिर ताड़ आ गई है कि अच्छा ब्लड प्रेशर, क्योंकि रेगुलर चेकअप नहीं होने की वजह से इस तरह की बीमारियां आती हैं, कभी हार्ट की दिक्कत भी आ जाती है और
ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से तान आती है, तो गायनी डिपार्टमेंट में तो मुझे लग रहा है बहुत स्क्रीनिंग की जरूरत है गांव-गांव में जाकर के ओप्स वाले पेशेंट को, कि उनको बताया जाए कि निशुल्क सुविधा अवेलेबल है आपके किसी भी क्रिटिकल मैनेजमेंट के लिए। तो आप आए, और गायनी डिपार्टमेंट जो कि इसमें बात करें तो बच्चेदानी की जो प्रॉब्लम है, जैसे कि 50 साल के बाद में या 40 साल के बाद में किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इस तरह का इलाज भी अपने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपने क्या क्या चैलेंजेस अब तक इस डिपार्टमेंट में, स्पेशली मैं, देखिए ये बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, इसमें मैं आपको बताऊं तो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, जान पे बनाती है कई बार। आपने क्या क्या चैलेंजेस एक्चुअली फेस किए हैं यहाँ पर? देखिए, हमें जो चैलेंजेज आते हैं वो बिल्कुल सही बात है, क्रिटिकल पेशेंट को हैंडल करने में आते हैं, क्योंकि हम 2 जानों के साथ में डील करते हैं, बच्चा एज वेल एज द मदर। तो 1 ग्राम 2 ग्राम हीमोग्लोबिन पे लेडी आ रही है, अब हमारे पास चैलेंज आता है कि किसको बचाएं, माँ को बचाएं, बच्चे को बचाएं, लेकिन हमारा रहता है कि दोनों को बचाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो हम उसके लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं। ब्लड देना है तो हम अगर मेरे को भी देना पड़ा तो मैं खुद भी डोनेट करूंगी, और मेरे साथ वाले जो डॉक्टर्स हैं वो भी सब इसके लिए रेडी रहते हैं कि हमें एनी हाउ पेशेंट और बच्चे को बचाना है। अगर ब्लड देना पड़ा तो हम देंगे, उसको और कोई फैसिलिटी चाहिए रिगार्डिंग मेडिकेशन, और ये तो सब हमारे मैनेजमेंट से ही फ्री है। तो हीमोग्लोबिन एंड हाई ब्लड प्रेशर तो एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग है, और हार्ट डिजीज भी काफी कॉमन रहती है। इन प्रेग्नेंट पेशेंट को पता ही नहीं होता है, उनको प्रेगनेंसी में पता चलता है कि हमारा हार्ट भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे केसेस भी हम अपने पास में, पर ड्यू टू लैक ऑफ द टाइम आई कांट डिस्कस दीज मेजर केसेस। लंग्स यानी फेफड़ों की बीमारियां, टीबी हो जाना, या फिर कह सकते हैं सांस की प्रॉब्लम होना, सांस नीचे नहीं उतरना, कोविड में तो हमने देखा ही था इस तरीके के केसेस। ये भी एक बहुत क्रिटिकल इशू है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते। इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट आज पिम्स में अवेलेबल है? देखिए, अपने पिम्स में रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट और चेस्ट एंड टीबी डिपार्टमेंट, वो भी कंप्लीटली सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो जैसे टीबी की बीमारी हुई तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डोट्स प्रोग्राम चल रहा है, और अस्थमा है, सीओपीडी, अस्थमा भी काफी एलर्जेंस इतने ज्यादा हैं कि अस्थमा भी कॉमन है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज सीओपीडी हो गया है, या फिर न्यूमोनिया हो गया है, छोटे बच्चों को न्यूमोनिया हो जाता है, बड़े लोगों को भी हो जाता है, लंग्स में ट्यूमर वगैरह भी हो जाती हैं, तो इसकी वजह से पेशेंट को सांस में दिक्कत होने लग जाती है। तो जो भी, अगर जैसे ही पेशेंट को सांस में दिक्कत हो रही है ड्यू टू एनी रीजन, मे बी बिकॉज ऑफ द हार्ट एंड मे बी बिकॉज ऑफ द लंग, तो आप एक बार आइए, दिखाइए। इट इज ऑल्सो द फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम आपको देंगे, और अगर आपके पास स्कीम्स हैं तो हम आपका स्कीम्स में ट्रीटमेंट करेंगे। जनरल सर्जरीज जैसे कि हर्निया, अपेंडिक्स, पाइल्स, या ना पित्त की थैली में गांठ का हो जाना, या फिर उसमें पथरी हो जाना, ये ऐसी चीज होती है जिससे लोग बचने की कोशिश करते हैं, और मेरे इतने पैसे लग जाएंगे, मैं हॉस्पिटल्स में जाऊंगा और कौन कराए, मैं कुछ देसी इलाज देख लेता हूँ, या इस तरीके की करते हैं। पिम्स इसमें क्या सुविधा ऐसी उपलब्ध करा रहा है कि लोग यहाँ आए और पैसों को लेकर ना डरे इन सब सर्जरीज में? जो पित्त की थैली में पथरी का हो जाना, जिसको कि अपन गॉलब्लैडर स्टोन बोलते हैं, और वैसे अपन कोलेसिस्टाइटिस भी इसको अपन बोलते हैं, तो इसके लिए जो ऑपरेशन किया जाता है वो कोलेसिस्टेक्टमी किया जाता है। अपन इसको दूरबीन के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसको कि लैब सर्जरी कहते हैं। अपेंडिक्स भी अपन लैब के थ्रू कर सकते हैं। हर्निया एक कॉमन छोटी सी सर्जरी है, फिर भी पेशेंट डरता है कि मैं कराऊं या नहीं कराऊं। पाइल से तो हमेशा परेशान ही रहता है, क्योंकि उसी से उसको डेली गुजरना है, वो पेनफुल भी होता है, ब्लीडिंग भी वहां से होती है। तो ये जो सर्जरी है अपने स्कीम्स में भी है, और जो गवर्नमेंट रिजर्व है जो अपनी स्कीम्स में नहीं आ रही है, वो मैं 5,000 to 10,000 के अंदर अंदर करके दे रहे हैं अपन पिम्स में। संभाग के बाकी हॉस्पिटल्स में जितने भी ट्रीटमेंट में देखता हूँ काफी चार्जेस लग रहे हैं, और आपने जैसा मुझे इस पॉडकास्ट में बताया कि पिम्स बहुत कम चार्जेस ले रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे संभाग के दूसरे हॉस्पिटल्स में हर एक ट्रीटमेंट के अंदर कितना चार्ज लग रहा है, और पिम्स इसमें कितने कम चार्जेस में वो ट्रीटमेंट दे रहा है? देखिए, ऐसा है, अदर संभाग के बारे में एक्चुअली बिल्कुल वो लेते होंगे, वो उनका लुकआउट है कि वो इतना क्यों चार्ज करते हैं या कैसे चार्ज करते हैं। पर मैं पिम्स उमराड़ा की बात करूं तो पहले तो हम चार्ज करते ही नहीं है, हम स्कीम्स में ही सारी सुविधाएं अवेलेबल कराती हैं विदाउट एनी हिडन चार्जेस। और जैसा कि मैंने पहले बोला है कि एवरी डिपार्टमेंट, चाहे आप वो सुपर स्पेशलिटी ले लें, मैंने आपको बोला न्यूरोलॉजी है, यूरोलॉजी है, प्लास्टिक सर्जरी है, गायनिक सर्जरी है, अपनी ईएनटी सर्जरी है, ऑप्थेल्म सर्जरी है, और अदर अपन ले ले यूरोलॉजी सर्जरी है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने आपको चार्ज बताया अभी 30,000।
इससे आगे का हम किसी भी सर्जरी पे या किसी भी ट्रीटमेंट पे चार्ज करते ही नहीं है। इसमें सभी इंक्लूड हैं, along with the investigation and along with the medication. This is the complete package. 30,000 मैक्स टू मैक्स है इन द सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट। स्पेशलिटी तो इवन हमारा 5,000 से 10,000 में ही खत्म कर देते हैं हम। स्पेशलिटी का मतलब है जैसे जनरल सर्जरी की अपन बात करें, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, अपेंडिक्स हो गया, हर्निया हो गया है, और अपने और जितनी भी छोटी मोटी सर्जरी है वो अपन 5 से 10,000 में खत्म कर देते हैं। सारी ENT सर्जरीज अपन 5,000 तक, इवन थायराइड जो कि मेजर सर्जरी है, जो गले की गांठ होती हैं, बाहर मेरे पास पेशेंट आते हैं कि मैडम हमारा बाहर तो क्या है ना 1 लाख तक का पैसा लगेगा। हम उसको देखते हैं कि अच्छा ठीक है तुम भर्ती हो जाओ, हम तुम्हारा 10,000 में ही कर देंगे, खत्म। क्योंकि हमें पेशेंट से चार्ज करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला है, हमारा जो एम है, मिशन है, वो पेशेंट को ट्रीटमेंट अवेलेबल कराना है, उससे कमाना नहीं है। सुपर, बहुत अच्छी कही यार ये रीत। एक फनी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा मैम कि मुन्ना भाई MBBS जो मूवी आई थी उसमें एक डायलॉग था संजय दत्त का कि वो कैजुअलिटी में अगर कोई मरने को रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? तो पिम्स में जैसे ही पेशेंट आया तो यहाँ पर उसे क्यू में तो नहीं लगना पड़ता है या परेशान तो नहीं होना पड़ता है? देखिए क्यू हमारे पिम्स में मैंने पहले भी बोला है, कैजुअलिटी में मैंने पूरा स्टाफ एंड डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल है। अगर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, पेशेंट को फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं, वो उसका रिलेटिव करेगा या हमारे लोग करेंगे। हमने इसके लिए PROs रखे हुए हैं जो कि पेशेंट को, आपको पेशेंट जैसे ही आपके गेट पे आता है, पेशेंट को दे विल रिसीव द पेशेंट, वो उसको प्रॉपर जगह पे बिठा देंगे, उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, फिर हम फॉर्मेलिटीज करेंगे। वेरी नाइस। तो ये थे डॉक्टर कमलेश जो कि आज की डेट में पूरी तरीके से डेडिकेटेड है ट्रीटमेंट्स के लिए, और सिर्फ अर्बन एरिया ही नहीं, रूरल एरिया यानी गांव के जितने भी पेशेंट आते हैं उनको सही इलाज सही समय पर और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मिले, इसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसके लिए मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। सो साइनिंग आउट फ्रॉम पिम्स, योर वेलनेस इज आवर प्रायोरिटी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।